क्या क्या पढ़ लिए अभी तक हम लोग? बैंड स्ट्रक्चर पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए, इफेक्ट देख लिए टेम्परेचर का। आज हमको देखना है इफेक्ट किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब सेमीकंडक्टर्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में रखेंगे उसको, या फिर ऐसा बोलो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि मेरा जो सेमीकंडक्टर है उसका बिहेवियर कैसा सा है, ठीक ना। या फिर कभी कभी पूछ देता है कि करंट डेंसिटी बता दीजिए। क्या बता दीजिए? करंट डेंसिटी बता दीजिए सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए। किसके लिए? सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए। करंट डेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय एरिया, I बाई ए, J बराबर I बाई ए। अच्छा ध्यान से सुनना, जैसे कि कल इसका एक क्वेश्चन था कि I बराबर NEAVD, अभी उसका हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो वो कहां से आया I बराबर NEAVD? तो एक बात बताना, अच्छा पहले VD समझ लेते हैं, VD क्या होता है, यही पूछा था ना। इसको हम लोग क्या बोले थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोले थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एक बात बताना, मैं कह रहा हूं कि ये जो स्टडी है किस हेडिंग के अंडर पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ना। अरे बोलो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, मतलब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल या फिर सेमीकंडक्टर, ठीक ना। एक बात बताना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी को ले जाना है तो क्या करोगे? उसको बैटरी से जोड़े। अरे बोलो यार, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से मैंने क्या किया, जनरल है समझने के लिए बस बता रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से मैंने, बैटरी के टर्मिनल से मैंने अपने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को जोड़ रखा है। उसके बाद एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर? प्लस से माइनस की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे? माइनस से प्लस की तरफ। अच्छा जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो एक बात बताइए, क्या मेरे मटेरियल के अंदर कोलिजन ऑकर होंगे? अरे बोलो यार, कोलिजन ऑकर होंगे तो एक बात बताओ, एक कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के ऊपर अगर धक्का मारता है तो क्या उसके अंदर एक छोटी सी वेलोसिटी आएगी? अरे बोलो यार, अच्छा क्या वो बहुत क्षणिक होगी? अच्छा उस वेलोसिटी के कारण कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा? अरे बोलो यार, ऐसा थोड़े कि एक्सेलरेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या है, जब हम लोग अपने किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को, या फिर छोड़ दे सेमीकंडक्टर मटेरियल, किसी भी एक पहले मेटल को ले लो, किसी भी एक कंडक्टर में जब हम लोग क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर उसको रखे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर उसको रखे, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वेल अगर कंडक्टर बोल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चल इलेक्ट्रॉन भी बोलो, जो चार्ज कैरियर्स होंगे, क्या उनके अंदर मोशन शुरू होगा? मोशन शुरू होगा तो क्या उसके कारण कोलिजन ऑकर होगा? कोलिजन ऑकर होगा तो क्या, एक बात बताओ, जब एक पार्टिकल दूसरे को धक्का देगा तो उनके बीच एक छोटी सी वेलोसिटी आएगी। अच्छा एक कोलिजन तो ऑकर होगा नहीं, क्या ढेर सारे कोलिजन ऑकर करेंगे तो क्या ढेर सारी वेलोसिटीज मिलेंगी? अरे बोलो यार, तो यहीं से ना इस सभी वेलोसिटीज का जो एवरेज बोल ले, या फिर जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि किसके कारण मिलता है? कॉज ऑफ कोलिजन। किसके कारण मिलता है? कॉज ऑफ कोलिजन। आया कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखे। क्या देखे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज कैरियर्स के बीच कोलिजन ऑकरेंस था। कोलिजन ऑकरेंस के कारण मैंने बताया कि मेरी बॉडी के, या फिर बॉडी नहीं, मेरे चार्ज कैरियर्स के पास एक वेलोसिटी है। क्या सभी के पास है? तो वही एक जो कोलिजन के कारण एक जो एवरेज वेलोसिटी मिल रही है, उसी वेलोसिटी को हमने क्या बोला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला। क्या बोला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे मजे की बात, इसके इस वेलोसिटी के रिस्पेक्टिव किसी प्रकार का एक्सेलरेशन की चर्चा नहीं करते हम लोग, ठीक ना। बहुत ही क्षणिक होता है, ठीक ना। इसीलिए कल मैंने एक चीज बताई थी, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाउ के। याद है किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाउ के। टाउ यहाँ पे एवरेज टाइम भी बोल सकते हो या फिर रिलैक्सेशन टाइम भी बोल सकते हो तुम लोग, ठीक ना। अब ध्यान से सुनना मजे की बात, तो वहां से VD का हम लोग को फॉर्मूला निकालना होता है। अच्छा VD का फॉर्मूला कैसे निकलता है? एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाऊंगा, क्या वैसे वैसे कोलिजन बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा? जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो एक बात बताओ, क्या VD भी बढ़ सकता है? अरे बोलो यार, यानी अगर मुझे VD इंक्रीज करना है तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाऊं? यानी VD जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते एक कांस्टेंट लगाते हैं म्यू, जिसको क्या बोला जाता है? मोबिलिटी। जिसको क्या बोला जाता है? मोबिलिटी। इसको माने इक्वेशन नंबर 1, म्यू बराबर कितना लिख सकते हैं? VD बाई ई। इसको माने इक्वेशन नंबर 2, जहां पे म्यू क्या है? मोबिलिटी है। ये एक कांस्टेंट है। क्या है? ये एक कांस्टेंट है। अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे? तो याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड करके जैसे डिफाइन करते हो, मैथमेटिकल डेफिनेशन एक देते हो ना रेशियो वाला, वैसा सही म्यू को डिफाइन भी कर सकते हैं। इसको माने इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को मेन काम क्या था? जे निकालना। मेन काम क्या था? जे निकालना। करंट डेंसिटी सिलेबस में हम लोग के है, करंट डेंसिटी पूछा जाता है, ठीक ना।
अच्छा, अब ये जो करंट डेंसिटी है वो कैसे निकलेगा? तो एक बात बताओ, करंट डेंसिटी निकालने के लिए करंट डेंसिटी निकालने के लिए एक तो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए और एक एरिया चाहिए। एरिया तो मिल जाएगा, कोई भी मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, या फिर चलो पहले मेटल्स के लिए पढ़ लेते हैं या फिर कंडक्टर्स के लिए। मान लो कि मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो एक बात बताना, मैंने माना कि इसकी एरिया ए है, लेंथ कितना है एल, इसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक ना, बना लेना तुम लोग इसको। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे जे चाहिए तो जे के लिए ए तो मिल गया, अब चाहिए क्या आई। आई कैसे मिलेगा? एक वो फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, हमको पता है जब 12th में शुरुआत में पढ़ना शुरू करे होगे तो तुम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई तो वहां पे पढ़ाया गया होगा, वी नो दैट Q बराबर एन ई। अरे बोलो यार, अच्छा याद कर, एक n होता है और एक स्मॉल n। जो स्मॉल n लेते हैं वो क्या होता है? डेंसिटी के बारे में चर्चा है, कैरियर कंसंट्रेशन की चर्चा करेगा वो। अगर n कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है? कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूं कि n इज इक्वल टू, क्या मैं n बाई वी लिख सकता हूं क्या? अबे कंसंट्रेशन की चर्चा कर रहे हो तो किसी एक गिवन वॉल्यूम में कितने ज्यादा हैं इसी के बारे में तो बताएगा स्मॉल n। तो एक बात बताओ, कैपिटल N बराबर n इंटू वी लिख सकता हूं क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या इस कंडक्टर या इस मटेरियल के लिए चर्चा कर रहे हैं? अगर मुझे वॉल्यूम लिखना होगा, अब इसी के लिए ना चर्चा कर रहे हो, मैंने मान लिया कि इसी के लिए पढ़ना है हम लोगों को, तो एक बात बताइए, इसको मैं क्या इतना भी लिख सकता हूँ क्या? n इंटू ए इंटू एल। अरे एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम दे देगा। अच्छा अगर मैं इसको उठा करके यहाँ पे पुट करूं तो Q बराबर ये वाला नहीं होता है, ये वाला होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n इंटू ए इंटू एल इंटू ई, नाली। अरे बोलो भाई, ये क्या हमको Q बराबर नाली मिल गया? पक्का? अच्छा एक बात बताइएगा, नाली मिल गया, हमको पता है कि इसमें जो दौड़ रहे होंगे VD से दौड़ रहे होंगे, कहां से कहां तक दौड़ मचा रहे होंगे? L लेंथ तक। अबे इस एंड से लेकर के इसी एंड के बीच के ना चर्चा कर रहे हैं, टाइम कितना ले रहे होंगे यहां से यहां। अगर VD उनकी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अगर L लेंथ उनको दौड़ना है तो कितना टाइम लेते होंगे? तो टाइम टेकन कितना लिख सकता हूं? टाइम टेकन T अभी लेकर के चलते, आगे चल के मेंशन कर देंगे कि चूंकि एवरेज है, बहुत छोटा है, बहुत छोटे समय के लिए होता है, तो T को टाउ के बराबर ले लिया जाएगा, अंतिम में वो लिखेंगे, ठीक ना। तब तक ऐसा समझना, टाइम टेकन T बराबर कितना लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अबे पक्का? पक्का ना? चलो बहुत बढ़िया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी अगर करूंगा मैं, तो एक बात बताइएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो T इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना, L का, वेलोसिटी कितनी, VD। अरे बोलो, इसको माने कितना मान लिए भाई? 3, इसको माने 4। हमको पता है एज वी हैव करंट इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई T। अरे बोलो यार, तो तीसरे और चौथे से फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and नहीं 4 5 नहीं यार, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 कितना लिख सकता हूं बताइएगा जरा? I बराबर कितना हो जाएगा? Q की जगह पे कितना? नाली। अरे बोलो यार, Q की जगह पे कितना? नाली, डिवाइडेड बाई कितना? L बाई VD। L ने L को मार दिया, VD ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर कितना मिल जाएगा हम लोगों को? NEAVD। आ गया ये वाला फॉर्मूला। अरे बोलो पक्का? श्योर? अच्छा अगर मैं दोनों साइड को ए से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय ए, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन, या फिर ऐसा बोल ए को इधर भेज दे, ये भी खेल सकता है, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय ए, फर्जी काम है लंबा करने के लिए, बाय ए ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स। जब दोनों ही साइड ए से डिवाइड करोगे तो एक बात बताओ, क्या ये I बाई ए बराबर N इंटू ई इंटू ए इंटू VD बाई ए ने ए को मार दिया, I बाई ए को ही क्या J बोलते हैं, यानी NEVD मिल गया। क्या मिल गया? NEVD। याद रहेगा ये। अच्छा यहां से क्या मैं इसको इतना भी लिख सकता हूं क्या? फ्रॉम फर्स्ट नहीं, फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट J बराबर कितना लिख सकता हूं? N इंटू ई इंटू म्यू इंटू ई। और बोलो यार, ये जो NE म्यू लिखा हुआ है ना, ये ही हम लोगों की कंडक्टिविटी होती है, सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। ये किसके लिए पढ़े अभी तक हम लोग? एक कंडक्टर के लिए पढ़े। किसके लिए पढ़े? एक कंडक्टर के लिए पढ़े। अब जब सेमीकंडक्टर के लिए पढ़ोगे तो वहां पे एक बात बताओ, चार्ज कैरियर बस इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या वहां पे दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स हैं? तो वहां पे क्या दो प्रकार का J मिलेगा? JH और JE। तो वहां पे J कितना हो जाएगा?
JH प्लस JE। अरे जैसे IE प्लस IH बोल रहे थे, वैसे ही J भी कितना, JE प्लस JH। अच्छा JE कितना हो जाएगा N। अब JE को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक बात ध्यान से सुनिएगा, मिटा दें कि लिख लोगे इतना? वेल मैंने भेज रखा है ये नोट्स में, हाँ, या फिर देख मैं बता देता हूँ, आगे बता देता हूँ, इधर देखना कहां तक का रहे जी, इसमें ये आ रहा है हिस्सा, यहां तक का आ रहा है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, या फिर छोड़ो यार, ये यहां पे खुद से लिख लेना तुम लोग। डिवाइडिंग द अबव बाय ए ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स। अब ध्यान से सुनिएगा, अब सेमीकंडक्टर के लिए लिखते हैं। ये अभी तक किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, कंडक्टर के लिए। फॉर सेमीकंडक्टर, चूंकि सेमीकंडक्टर्स के पास दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, चूंकि सेमीकंडक्टर्स हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। कौन कौन से, टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, विच कौन कौन से बताइएगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। दस we will have two kind of J, we will have two kind of J, two kind of J। कौन कौन सा, तो पहला लिखेगा कौन सा, फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, JE, और JE देखो कैसे लिखेंगे, Ni म्यू E इनटू E। E क्या बता रहा है, ये वाला E, ये वाला E इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब कांड मत करिएगा, जब होल्स के लिए लिखेगा तो ऐसा मत कर दीजिएगा इस E को H बना देंगे। फॉर होल्स क्या लिखोगे, JH बराबर NH। NH क्या है, कंसंट्रेशन किसका, होल्स का। Ne क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। NH म्यू H, E तो E ही रहेगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है ना। अरे बोलो यार, तो E इंटू E याद रहेगा। तो अब अगर मैं टोटल लिखूं तो यहां पे J इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, JE प्लस JH। अरे बोलो, JE प्लस JH करूंगा तो J बराबर, इसको कोई एक इक्वेशन मानिए, इसको कोई दूसरा, कहां तक का मान लिया तुम सब, चल 4 ही माने थे ना, इसको मान ले 5 मान लिए। चलिए इसको मानिए 6, इसको मानिए 7। तो 6 और 7 का यूज करते हुए फ्रॉम 7 एंड 6, फ्रॉम 7 एंड 6 कितना लिख सकता हूं, J बराबर बताना जरा, NH म्यू H, सॉरी E वाला पहले लिख लेते हैं, Ne म्यू E धन NH म्यू H E इंटू E। अरे ऐसे ही लिखूंगा। अच्छा क्या E कॉमन ले, अब एग्जाम में देखो गड़बड़ क्या करोगे तुम लोग स्मॉल E कैपिटल E दोनों बच्चा लोग जल्दी में कॉमन ले लेते हैं। आपको बस कैपिटल E कॉमन लेना है। कौन सा वाला कॉमन लेना है, कैपिटल E कॉमन लेना है। क्यों, तो देखिए उसके पीछे रीजन ये है, J इज इक्वल टू, अगर मैं E कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, म्यू E NE प्लस NH म्यू H E। और बोलो, एक ब्रैकेट में बाहर में E आ जाएगा। याद कर, N इंटू म्यू इंटू E को ही सिग्मा बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अच्छा यानी कि E वालों के लिए है तो ये NE है, ये क्या, इसको सिग्मा E लिखूंगा, कंडक्टिविटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी ड्यू टू द होल्स। अब समझ में आया दोनों E क्यों नहीं कॉमन लिए हैं। अरे बोलो यार, पक्का। अब ध्यान से देखना, तो इसको कितना लिख सकता हूं, J बराबर, ध्यान से, सिग्मा E धन सिग्मा H बराबर E। अच्छा जैसे I बराबर IE प्लस IH, J बराबर JE प्लस JH, वैसे ही सिग्मा बराबर सिग्मा E प्लस सिग्मा H नहीं लिख सकते हैं क्या। अरे बोलो यार, तो क्यों, अब आगे चल के कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक ना। क्या यहां तक की बात समझ में आई, नहीं, ये यहां पे सिग्मा की वैल्यू अलग होगी, यहां पे सिग्मा की वैल्यू अलग होगी। चल तुम T लिख ले, टोटल, ठीक ना, बात समझ में आई। या फिर SC लिख ले फॉर सेमीकंडक्टर, बात समझ में आई। अरे ये तो यार मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ना। अरे ये रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, ये सब क्या होते हैं, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। करंट डेंसिटी, हाँ ये तो करंट डेंसिटी है। हाँ करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I/A,
ठीक ना। तो ये देख, ये जो था ये किसका था, करंट डेंसिटी ऑफ कंडक्टर्स, ये ऑफ सेमी। असली में क्या होता है इतना, यहां तक का याद रहेगा, यहां तक का छाप लीजिए, बोर्ड खत्म हो गया तो आगे का कराएं, ठीक ना। अभी जे मिला है ना, हाँ भाई कोर्स में है ये, नहीं नोट्स में थोड़ा मैंने ज्यादा घुमा करके लिखवा दिया है, ठीक ना। तो नोट्स में बता दे रहे हैं, जो थ्योरी वाला हिस्सा नोट से लिख लीजिएगा, डेरिवेशन वाला हिस्सा छाप लीजिए। हाँ अरे एक पैराग्राफ भर का छोड़ दो, 8 लाइन कि बोल दे थ्योरी भी, चलो लिख ही लो, बोल दे रहा है। किसमें नोट्स वो भेजे है ना, नोट्स वो देखे नहीं हो क्या, 11 पेज का नहीं होगा, 20 पेज का होगा। अच्छा 11 बजे भेजे है, तो क्या हो गया यार, तुम लोग निशाचर 1, 1:30, 2 बजे तक तो तुम लोग अभी जागे रहते हो, उसके बाद 3:30 बजे तक तुम लोग को धीरे धीरे नींद आती होगी, तो तुम लोग क्या कंप्लेंट कर रहे हो यार। अरे क्या, अबे लिख लो ऐसे, इसीलिए ऑनलाइन में ये दिक्कत है, तुम लोग क्लास में नोट बनाना भी बंद कर देते हो, समझा। बना जो कल इतने शौक से 64 पन्ना भेजा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं बन पाएगा अगर ये वाला काम करेगा तो। लिखिए जल्दी लिखिए, 5 मिनट का समय है, जल्दी लिखिए, आलसी मत बनो प्लीज, आलसी मत बनो, लिखो सभी लोग। 64 पन्ना नहीं, 64 नहीं है, थर्मोडायनामिक्स के 3 चैप्टर्स का वो भेजा था 64, उसमें 2-2 पन्ना था। हाँ केटीजी भी है, 3 ही हुआ ना तभी भी, उसमें भी कहीं एक को जगह न्यूमेरिकल नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है, हम देखे थे नहीं था उसमें। ए जल्दी छापो, नहीं करते, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर वाला तो हो ही गया होगा, क्या बोर्ड नहीं गिरेगा नहीं। चलिए कहां तक का हो गया था ये बताना। चलो अब ध्यान से देखो, यहां पे ना फॉर्मूला पूछा जाता है कंडक्टिविटी का, तो कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। एक बात बताओ, वहां से मैं कितना लिख सकता हूं, सिग्मा बराबर J/E, या फिर छोड़ो उससे मत कर। एक बात बताओ, हमको ये पता है सिग्मा बराबर कितना होता है, 1/ρ इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, J/E, इतना लिख सकते हैं। 10 बज गया यार। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या मैं अरेंज करके ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, फिर यार गड़बड़ ना हो जाए, चलो इससे मत करो, इसी से करो। इसके बराबर कितना फॉर्मूला लिखे थे बताना, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं, किसके लिए लिखूं, फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो एक बात बताना, Ne μe into E, इतना ही लिखे थे ना कि और भी कुछ था, इतना ही था। एक बात बताना, इसको अगर अरेंज करके लिखूं, तो एक बार अगर मैं म्यू को इधर लिखूं और Ne को इधर लिखूं, तो याद कर यहां पे मैंने एक इक्वेशन लिख रखा था म्यू का VD/E, और बोलो यार, तो लिखना चूंकि म्यू बराबर VD/E, तो अगर मैं इसको ऊपर रखूंगा तो सिग्मा बराबर 1/ρ इज इक्वल टू म्यू की जगह कितना लिख दूं, VD/E इंटू Ne इंटू E, इतना लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, फोर्स बराबर हमको क्या पता है, Ma, अच्छा, और फोर्स बराबर यहां पे कितना लिख सकते हैं, Q इंटू E, अबे लिख सकते हो, F/Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो, तो तो F इज इक्वल टू E इंटू E लिख सकते हो, या फिर Q इंटू E लिख सकते हो। अरे यार चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़े तो इसीलिए E इंटू E बोल दे रहा हूं, चल दैट देख ले, वी नो दैट हमको क्या पता है, F बराबर Ma बराबर F बराबर कितना लिख सकता हूं, Q इंटू E, चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए ना पढ़ रहे हैं, एज वी आर स्टडीइंग फॉर इलेक्ट्रॉन, सो Q बराबर कितना लग दूं, E, तो वही E इंटू E बोल रहे थे। तो एक बार बताओ, Ma बराबर E इंटू E लिख सकते हैं क्या। अच्छा A को कितना लिख सकता हूं, A को कितना लिख सकते हैं, VD/T, अबे एक्सेलरेशन ही तो है, तो कितना लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू VD/T,
टी बराबर ई इंटू ई, इतना लिखा जा सकता है क्या? यहां से ये कर क्यों रहे हैं? ताकि वीडी बाई ई का फॉर्मूला मिल सके। यहां से वीडी बाई ई निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं इस ई को इधर भेजू, इसको इधर भेजू और इसको इधर भेजू, तो वीडी बाई ई इज इक्वल टू ई टी बाई एम। वीडी बाई ई इज इक्वल टू ई टी बाई एम। अरे बोलो, इतना लिख सकता हूं। अगर मैं इसका यूज यहां पे करूं, अगर मैं इस वीडी बाई ई की वैल्यू को उठा करके यहां पे पुट करूं, भाई लग रहा है वॉल्यूम लिख दिए हम, ठीक ना? तो एक बात बताओ, सिग्मा बराबर कितना लिख सकता हूं? 1 बाई रो बराबर वीडी बाई ई की जगह कितना पुट करते हैं? ई इंटू टी बाई एम इंटू एन ई इंटू ई। अरे बोलो बे, ई मल्टीप्लाई कोई ई स्क्वायर। अब यहां पे इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बराबर 1 बाई रो बराबर ई स्क्वायर टी इंटू एन ई डिवाइडेड बाई एम। ये होता है फॉर्मूला कंडक्टिविटी का एक सेमीकंडक्टर के लिए। हाँ, सेमीकंडक्टर के लिए तो सारा पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक ना? कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोल रहे, होल्स के लिए निकालेगा तो होल्स के लिए भी यही निकल के आएगा, बस एन की जगह क्या हो जाएगा? NH। ये कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में। होल्स के लिए भी निकाल सकते हो, बस एनी की जगह क्या हो जाएगा? NH। एनी की जगह क्या हो जाएगा? NH, ठीक ना? अच्छा, एक चीज और, अगर यहां से रो लिखना हो तो रो कितना हो जाएगा? M अपॉन ई स्क्वायर टी इंटू एन ई। ये पूछा जाता है, एक बारी का पूछा हुआ है हम लोग क्या, इसीलिए करवा दिए हैं हम। अच्छा, एक चीज को हम लोग, हाँ, वो जो टाउ वाली बात कर रही थी, ये टाउ को भी देख लीजिएगा। टाउ के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो कैसे? तो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग कि चूंकि टाइम बहुत ही छोटा है, चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में सारी चीजें पढ़ो, ये बहुत ही क्षणिक होता है। अरे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो यहाँ पे जो टाइम भी लोगे तुम लोग क्या, वो भी बहुत छोटा वाला होगा, एवरेज टाइम होगा। अरे बोलो यार, तो टी की जगह पे किसी किसी किताब में क्या लिखा हुआ मिल सकता है? टाउ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? टाउ। तो यहां तक का लिख लीजिए, एक लाइन लिखवा दे रहा है, टाउ अपने आप आ जाएगा, ठीक ना? क्या सेमीकंडक्टर, इस पूरे एक यूनिट से मान के चल 2 क्वेश्चंस तो पक्का आएंगे। टॉपिक एक तो उससे आ सकता है ट्रांजिस्टर से, या फिर ट्रांजिस्टर तो अगले वाले में, सॉरी, इससे जीनर डायोड, वैरेक्टर डायोड और एलईडी, ठीक ना? जीनर, वैरेक्टर, एलईडी, इन तीनों में से कोई एक जरूर पूछ सकता है, ठीक ना? सोलर सेल भी है उसमें इंक्लूडेड, ठीक ना? तो ये 4, कम से कम इन 4 में से कोई एक टॉपिक तो जरूर आएगा। और टनल डायोड, टनल डायोड भी एक है, ठीक ना? तो मान के चलिए सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना, वैरेक्टर ही पूछते हैं DDU वाले, तो वैरेक्टर डायोड। हाँ, अब देखिए आते हैं डिफ्यूजन करंट डेंसिटी पे, हेडिंग में ये सभी लोग डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट ना डेंसिटी। हाँ, ये बात अलग है, अगर आप एक बार का जैम निकाल लिए हैं, जैम क्वालिफाइड हैं, तब जाके कोचिंग वालों से बात कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप लोग को कोर्स 50% डिस्काउंट पे मिल जाए। तो एक बार पहले निकाले रहोगे तब ना, मतलब साल भर बर्बाद करना पड़ेगा तुम लोगों को। अरे पता चले यार, मान लो निकाल लिया, ठीक ना, 25 नंबर कट ऑफ है, 26 नंबर पा गया है, क्या करेगा उतने का? हाँ, ये अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के लगा सकते हो, जैम क्वालिफाइड। हो सकता है 4 बच्चे बढ़ जाए तुम्हारे कोचिंग में, ठीक ना? तो चलिए हेडिंग में ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, हाँ हेडिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नोट्स में है नहीं, नोट्स में नहीं है, आपसे नोट्स वाला नहीं, आपसे प्रॉपर रेगुलर लिखवाने वाला, ठीक ना? डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या होता है? डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, तो ध्यान से सुनना, हुआ कुछ यूं, एक नया कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया सेमीकंडक्टर मटेरियल की स्टडी करते टाइम। वो ऐसे ही कहानी बनी कि जैसे मान लीजिए हमको कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ऐसे दिखाई पड़े, या फिर डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर मटेरियल पे ये डिफ्यूजन वाली कहानी। तो ऐसा बोला जाता है कि कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल या फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में हमको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाई पड़ी जहां पे जब हम लोग थर्मल एक्साइटेशन कर रहे हैं अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल का, तो चार्ज कैरियर्स का फ्लो किसी एक रीजन से दूसरे रीजन में होता है, हमको पता है इतना।
तो जब एक रीजन से दूसरे रीजन में होता है तो एक बात बताओ, किसी एक रीजन में क्या कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है, किसी एक रीजन में कंसंट्रेशन कम हो सकता है? अरे बोलो यार, जिस रीजन में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये दिखाई पड़ा कि एक रीजन ऐसा है जहां पे चार्ज की अधिकता दिखाई हो गई, मतलब दिखाई पड़ी एक जगह कैरियर चार्ज कैरियर्स की अधिकता नहीं है, मतलब कमी है। वैसे मान लो दो रीजन ले लिए, रीजन 1 रीजन 2, एक ही सेमीकंडक्टर मटेरियल में, ठीक। अरे एक प्रकार के कैरियर के लिए पढ़, दोनों के लिए अभी मेंशन कर देंगे। सुन, पहले मेरी बात सुन। तो हुआ ये, दिखाई ये पड़ा कि एक रीजन में चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हो गए, एक रीजन में चार्ज कैरियर्स बहुत ही कम हो गए, ठीक ना। तो यहां पे चूंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस था तो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन याद है, किसी भी चीज का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में होता है। तो एक बात बताओ, अगर ऐसा हो जाए किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में कि एक रीजन में खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक रीजन में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पे डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी ऑकर करती है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हायर कंसंट्रेशन रीजन से किधर की तरफ जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब भी चार्ज इन मोशन है तो क्या करंट है? अगर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी के कारण चार्जेस हाई कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाएंगे, जब लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाएंगे तो क्या चार्ज का मूवमेंट है, चार्ज का मोशन है? अरे बोलो यार। और व्हेनेवर चार्ज इज इन मोशन तो क्या करंट की उत्पत्ति? अरे बोलो यार। तो यहां पे एक बात बताओ, यहां पे चार्ज मूव ही क्यों करा? कॉज ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, जब चार्ज मूव करा तो करंट मिला, तो वो करंट कौन सा करंट कहलाएगा? डिफ्यूजन करंट। कौन सा करंट कहलाएगा? डिफ्यूजन करंट। और अगर उस करंट के लिए मैं करंट डेंसिटी निकालना चाहूं तो क्या निकल जाएगी? अरे बोलो यार। यानी कि डिफ्यूजन करंट को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा? डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। अच्छा, तो यहां पे एक बड़ी गजब की चीज दिखाई पड़ी और यह दिखाई पड़ा कि अभी तक जो जे लिख रहे थे वो जे बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण नहीं होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में, ये दो चीजों के कारण होता है। कौन कौन सा? एक होता है जे ड्रिफ्ट और एक होता है जे डिफ्यूजन, क्योंकि दो प्रकार के करंट मिलेंगे क्या अभी? अरे बोलो यार। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, या फिर कोलिजन्स के कारण एक जे निकाले अभी ताजा ताजा। अरे बोलो यार, अभी निकाले थे ना सिग्मा इंटू ई वाला। अरे बोलो। या फिर सिग्मा इंटू ई ना लिख करके क्या लिखे थे? एनी म्यू ई इंटू ई लिखे थे। तो वो जो एनी म्यू ई इंटू ई था प्लस एन एच म्यू एच ई इंटू ई था, ये जे ड्रिफ्ट हो गया। अरे बोलो यार। और क्या डिफ्यूजन के कारण भी एक करंट मिल रहा है? तो जो नेट जे होगा वो क्या होगा? जे ड्रिफ्ट प्लस जे डिफ्यूजन। क्या होगा? जे ड्रिफ्ट प्लस जे डिफ्यूजन। अब जे ड्रिफ्ट निकलेगा कैसे? ये बहुत मेहनत वाला काम है। सॉरी, जे डिफ्यूजन मिलेगा कैसे? तो जे डिफ्यूजन निकालने के लिए फिक्स लॉ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फिक्स मतलब कोई लॉ फिक्स नहीं है, नाम है FICKS, फिक्स लॉ। क्योंकि तुम सब ट्रांसपोर्ट फिनोमेना तुम लोगों के सिलेबस से हट गया है ना, नहीं तो फिक्स लॉ पढ़े रहते। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में ना तीन चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। एक होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एक होता है फोरियर्स लॉ और एक होता है फिक्स लॉ, ठीक ना। एक मोमेंटम के रिगार्डिंग, एक एनर्जी के रिगार्डिंग और एक ये एक बोल रहा है मास के ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पेक्टिव हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? फिक्स लॉ पढ़ते हैं। तो फिक्स लॉ बताता है ना कि ध्यान से देखिए, फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर n स्मॉल n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम है, फिर से सुनना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। अगर n क्या है? कंसंट्रेशन नहीं, नंबर है किसका? चार्ज कैरियर का। ये n अपॉन v वाला नहीं है, ये वाला मत मान लीजिएगा, तब चमत्कार कर दोगे, ठीक ना। इस वाले से इसका कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये लिख रहा हूं कि यहां पे n क्या मानेंगे। यहां पे एक बात बताओ, क्या चार्ज कैरियर्स एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं? तो इमेजिन करना, मान ले ये मान लो इस रीजन से सेकंड वाले रीजन में जा रहा है, या फिर फर्स्ट एंड से सेकंड एंड में जा रहे हैं। इस एंड में कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस एंड में कंसंट्रेशन कम है। तो एक बात बताओ, यहां पे क्या मैं एक एरिया मान सकता हूं क्या? अरे बोलो यार। तो ये जो n होगा, ये n क्या है? तो ये है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया पर यूनिट टाइम। क्या है?
n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पुआ पुट लिख दो सीधे सीधे, पुआ पुट, ठीक ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा मतलब ये जो एरिया माने है ना, इस एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, और हर 1 सेकंड में इस 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं, वो है n। क्या है? n है। और एटा क्या है? कंसंट्रेशन है। क्या है? कंसंट्रेशन है। किसका? कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ऑफ चार्ज कैरियर। सीसी लिख रहे चार्ज कैरियर्स है, क्यूबिक वो मत मान लेना, वो वाला सीसी, ठीक ना। हाँ, क्लाउदियस क्लैपेरॉन और एक होता है ना, सीसी भूल गया यार हमको, क्यूबिक सेंटीमीटर वाला, वो मत मान लीजिएगा। ये क्या है? चार्ज कैरियर्स के लिए सीसी लिख रहा है। तो ध्यान, तो फिक्स लॉ कहता है, ध्यान से सुनिएगा, फिक्स लॉ कहता है कि ये जो n है, ठीक ना, ये n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। फिक्स लॉ कहता है, ध्यान से सुनिएगा, फिक्स लॉ कहता है कि ये जो n है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, पुआ पुट जो है, ठीक ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। किसके? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, विद अ नेगेटिव साइन, विद अ नेगेटिव साइन। ओ दिक्कत की बात, पहले मेरी बात सुनिए, यहां तक का समझ में आया है? ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट डिस्टेंस चलने पे मेरे क्वांटिटी में कितने का चेंज है। अरे बोलो, टेम्परेचर ग्रेडियंट था तो क्या बोलते थे? एक कदम चले तो एक कदम चलने पे मेरे टेम्परेचर, जो मैं टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहा था, उसमें कितने का चेंज है। जैसे कि वही वाला एग्जांपल, इस दीवार पे आग लगी हुई है, इस दीवार पे बर्फ जमा हुआ है, ठीक ना, और हर एक टाइल्स 1 मीटर नहीं कूद पाओगे तुम लोग, मान लो कूद लेते हो, 1 मीटर का है हर एक टाइल्स, ठीक ना। तो हर 1 मीटर टाइल्स चलने पे क्या, अगर मैं कोल्ड वॉल से हीटेड वॉल की तरफ जाऊंगा, तो क्या जैसे जैसे 1-1 मीटर चलूंगा, तो क्या वैसे वैसे टेम्परेचर में चेंज एक्सपीरियंस करूंगा। अरे बोलो यार, तो याद करो, 1 यूनिट डिस्टेंस चलने पे आपके टेम्परेचर में कितना चेंज है, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अरे बोलो यार, वैसे ही ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा कि 1 यूनिट डिस्टेंस चलने पे आपके कंसंट्रेशन में कितने का बदलाव आया। अच्छा, अब इमेजिन करिएगा, मान ले यहां पे बहुत ज्यादा था, थोड़ा सा आगे बढ़े होगे तो क्या कंसंट्रेशन घटा होगा। अबे बोलो यार, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना दूं और अगर इसको x मान लूं, तो एक बात बताओ, जैसे जैसे x में बढ़ रहे हो वैसे वैसे ईटा में बदलाव है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ईटा की वैल्यू घट रही है। जैसे जैसे x में इंक्रीज करोगे, ईटा की वैल्यू क्या होती जाएगी? क्या घटेगी? अबे इनिशियली यहाँ पे मान लीजिए 10 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, माने, ठीक ना, 10 लाख है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो एक बात बताओ, ऐसे तो चलता नहीं है। याद कर वो वाला, याद है क्या कि मम्मी कुछ तली हैं, मान लो कुछ छौक लगाई हैं, तो ऐसा होता है क्या कि सारा का सारा छौक पहले इस रूम में पहुंचा, फिर उस रूम में पहुंचा, फिर ऐसा होता है क्या? या फिर ऐसा होता है क्या कि परफ्यूम छिड़क करके आए तो परफ्यूम हमको पहले खूब अच्छा महका, फिर इसके पास से तुरंत घूम, इसको महका, फिर इसके पास ये स्मेल की, फिर उसके पीछे गया, इसके पास से घूम। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, ऐसा होता है कि जिसने छिड़का उसको सबसे तगड़ा महकेगा, फिर धीरे 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 सबको महकेगा, जो सबसे दूर रहेगा उसको सबसे कम स्मेल होगा। अरे बोलो यार, ऐसा ही होता है ना। यानी कि ध्यान से देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, अरे बोलो यार, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा, तो अच्छा यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन ही ना बहुत ज्यादा है मेरे पास, और सबसे दूर वाले के पास कंसंट्रेशन कम है। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस चल रहे हैं, क्या कंसंट्रेशन घट रहा है? अरे बोलो यार, क्या सेम फंडा यहाँ पे भी है? अरे बोलो बे, एक रीजन में चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा थे, जैसे जैसे एक्स दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे, ऐसा थोड़े कि 10 लाख है तो 10 लाख का एक बार ये ऐसे चल रहा है, ऐसा बढ़ेगा क्या? 10 लाख से धीरे 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 घटते हुए जाएगा। अरे बोलो, इमेजिन कर पा रहे हो? तो नेगेटिव साइन किसके लिए है कि x में बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन घट रहा है, और ये डी ईटा बाई डी एक्स समझ में आया क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी को हटाते हैं
और हम लोग लगा देते हैं माइनस और प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के डी लगा देते हैं। अब इसी का हम लोग यूज करेंगे और एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, ठीक ना। तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, इसके बाद बहुत टफ नहीं है। अरे यार चलो देखो देखो एक बात बता, मान लो ना कि तुम्हारे पास कोई एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसको हीट प्रोवाइड किए, जब उसको हम लोग हीट किए तो हमको दिखाई पड़ा कि एक रीजन में चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हो गए, किसी दूसरे रीजन में चार्ज कैरियर्स बहुत कम हो गए, ठीक ना। तो एक बात बताओ, चार्ज कैरियर्स एक रीजन में बहुत ज्यादा है, दूसरे में बहुत कम है, तो चार्ज कैरियर्स क्या होने, मोशन करना शुरू किया। अच्छा, जब चार्ज कैसे क्यों मोशन करना शुरू किया, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी के कारण। किसके कारण, डिफ्यूजन की ये डिफ्यूजन होता है इसमें, अगर नहीं होता ना तो पीएन जंक्शन कभी बन ही नहीं पाता। अगर जैसे पूछ सकते हो ना, यहाँ पे गैस में रहता तो हमने समझ में आता, यहाँ पे कहां से डिफ्यूजन घुसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है। अगर डिफ्यूजन नहीं होगा ना तो कभी भी हम लोगों को पीएन जंक्शन नहीं बना पाओगे। पीएन जंक्शन याद होगा ना तुम लोगों को, ये मान ले ये पी है, ये एन है, तो बताते होगे कि इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर आते हैं, इधर जाते रहती था तो ये इधर आते हैं, और होल्स वाले को इधर बताते हो तो ये इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन होल बनता है। तो डिफ्यूजन इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक ना। तो डिफ्यूजन जब ऑकर किया तो एक बार बताओ, डिफ्यूजन के कारण हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। अरे बोलो यार, जैसे जहां परफ्यूम जाते तो परफ्यूम धीरे धीरे चारों तरफ फैलता है, मतलब उसका कंसंट्रेशन पोजीशन चेंज होने पे या फिर डिस्टेंस चलने पे घटता है। तो क्या सेम फंडा यहाँ पे भी होगा, क्या डिफ्यूजन के कारण हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाएंगे, जब लोअर में जाएंगे तो एक बात बताओ, जा कौन रहा है, चार्ज पार्टिकल्स ना, या फिर चार्ज कैरियर जा रहे हैं ना। चार्ज कैरियर अगर मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। किसके कारण हुआ ये करंट, क्यों, आखिर चार्ज फ्लो ही क्यों करा, कॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी के कारण चार्ज में आने के, चार्ज मोशन में आया है, और जब चार्ज में मोशन होता है तो करंट मिलता है, यानी ये करंट किसके कारण मिला, डिफ्यूजन के कारण। तो डिफ्यूजन के कारण मिला हुआ करंट डिफ्यूजन करंट है। और अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। बात समझ में आया, पक्का आसान कॉन्सेप्ट है यार, बहुत बच्चों वाला। अब हमको पता है कि जे बराबर अभी तक जे ड्रिफ्ट पढ़े थे, अब जे टोटल निकालना होगा तो ड्रिफ्ट तक नहीं रुकेंगे, डिफ्यूजन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यही जे डिफ्यूजन निकालना था। जे डिफ्यूजन निकालने के लिए हमको इसका काम पड़ेगा, ये एटा नहीं है, ये एन है, इस बात का ख्याल रहे, ये एटा है, ठीक ना, ये एटा है, ठीक ना। अब हाँ, यही फिक्स लॉ है। अब इसी फिक्स लॉ का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये ना है नंबर, अरे बोलो, आई बराबर क्यू बाई टी, अरे बोल। अच्छा, अब यहां पे Q बाई टी अगर निकाल रहे हो तो एक बात बताओ, J बराबर क्या होता है, I बाई ए, करंट फ्लोइंग थ्रू दी एरिया, अरे बोलो। अब यहां पे एक छोटा सा डेरिवेशन करना है, A पहले से प्रेजेंट है तो पूरा पुट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना लगाएंगे, मेरा काम बन जाएगा। यहां तक का लिखिए मत, पहले थोड़ा सा इसका पोथा लिख लीजिए। लिखो, डिपेंडिंग अपॉन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, अरे जल्दी जल्दी लिखो, डिपेंडिंग अपॉन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। समझ में आया है, उड़े नहीं होना, बहुत बढ़िया। डिपेंडिंग अपॉन द सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स थर्मल एजिटेशन, एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स थर्मल एजिटेशन, मतलब उसको उकसाया, क्या बोलोगे, उकसाए हो तुम लोग, मतलब चुल मचवाए हो, ऐसा समझो, थर्मली चुल मचाए। एजिटेशन का स्पेलिंग AGETATION, एक्साइटेशन ही लिख लो, छोड़ दो तुम लोग, थर्मल एक्साइटेशन लिख लो, ठीक ना, हो गया। टुवर्ड्स थर्मल एजिटेशन, कॉमा, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट concentration of charge carriers there is a probability that concentration of charge carriers in semiconductor may vary, in semiconductor may vary
हाँ, बुधवार को छुट्टी रहेगी। कहां तक लिखा था? हाँ, मे वेरी इन अ रीजन, मे वेरी इन अ रीजन, मे वेरी इन अ रीजन, दैट इज may vary in a region, that is there will be non-uniformity, that is there will be non-uniformity, that आज लाइट आया ही नहीं ना यार, that is there will be non-uniformity in the concentration of, that is there will be non-uniformity in the concentration of charge carriers, in the concentration of charge carriers, full stop, पैरा चेंज करके लिखेगा, लिखना if this is the case, if this is the case, if this is the case, then by the property of diffusion, if this is the case, then by the property of diffusion, then by the property of diffusion, by the property of diffusion, the charge carriers, the charge carriers, the charge carriers from the higher concentration region, अरे भी बहुत पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ती रहे, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन रीजन टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स, तुम लोग ये बीचों हम टोक के भटका देते हो हमको, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन रीजन टेंड्स टू, TENDS, टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स, टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन, लोअर कंसंट्रेशन रीजन, हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, फुल स्टॉप मार के लिखिएगा, द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन ड्यू टू the movement of charge carriers by the property of diffusion due to the difference in, due to the difference in concentration of charge carriers gives a current known as diffusion current, 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 gives a current known as diffusion current। हो गया? और बोलो चलिए आगे लिखिएगा, and current density obtained due to this diffusion current, और डेरिवेशन में कौन लिखेगा? and the current density obtained due to the diffusion current is known as diffusion current density, and the current density obtained due to the diffusion current, obtained due to the diffusion current is known as diffusion current density, is known as diffusion current density। फुल स्टॉप। अब आइए डेरिवेशन पार्ट पे, हेडिंग मान लीजिए डेरिवेशन पार्ट, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था डेफिनेशन वाला, अब आते हैं डेरिवेशन पार्ट पे। चलो तो डेरिवेशन पार्ट में सबसे पहला काम अनाउंसमेंट करना, घोषणा कर लेते हैं। तो लिखिए, इफ n रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ, if n represents the concentration of, if n represents the concentration of carriers, n मत करना यार, गड़बड़ हो गया। तो एटा है ना कंसंट्रेशन, पेन देखी एओ में उल्टा बनाए सब। इफ एटा रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड n represents
and small n represents number of charge carriers crossing Pua put. Number of charge carriers crossing Pua put. Number of charge carriers crossing Pua put. Pua put समझ रहे हो ना? एक जगह लिख लेना भैया Pua put, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, Pua put. Then by Fick's law, क्या होगा? मैथ्स की कोचिंग है क्या? कौ बजे से छुट्टी है आज, तभी साले चिल मार रहे हो तुम लोग. Then by Fick's law we may write, ये लिख लेना. Fick's law के अकॉर्डिंग ये इतना वहां तक का लिख लीजिए. अरे ये अभी नहीं लिखना है, ये आगे की चीज है, ठीक ना? ये लिखिए बाय फिक्स लॉ में ये अनाउंस कर ही दिए हो, तो तुम लोग बस ये फोटो बनाओ, ये लिख लो. जहां पे डी याद रखिएगा तुम लोगों का कांस्टेंट होता है, ठीक ना? उसको डिफ्यूजन कांस्टेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कांस्टेंट. लिख लेना वेयर डी इज डिफ्यूजन कांस्टेंट. वेयर डी इज डिफ्यूजन कांस्टेंट. फोटो बना लीजिए, छोटू सा डेरिवेशन है, खत्म करते हैं इसको. फिक्स की स्पेलिंग याद रहेगी ना? FICKS. वे रुके ही हैं यार, भाग कर रहे हैं, इसीलिए तो स्पेलिंग वहां पूछ लिया है. क्या घर जाना है ना? चुपचाप पढ़ो. हाँ धूप हम भी देख रहे हैं. अरे ठीक है यार. नहीं वो आता है ना तुम लोगों के लिए, लोशन आता है ना, लगा होगा. क्या है करूँ? सीरम आता है बालों में लगाने के लिए, बालों पे भी असर नहीं पड़ेगा. हाँ खत्म ही है, कल से PN जंक्शन शुरू करेंगे. अरे सेमी तुम लोग ना यूनिट में पढ़ रहे हो, वो चैप्टर वाइज सारा बटा हुआ है. हो गया? चलिए लिख लेना. द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स हाँ डी डिफ्यूजन कांस्टेंट है. लिखो द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट द कंसंट्रेशन of charge carriers decreases with increase in value of x. Increase in value of x. हो गया? अब आते हैं प्रॉपर डेरिवेशन पे, ठीक ना? लिखो वैल्यू ऑफ x. अगर आपने इसको z एक्सिस मान लिया है ना, तो ये d ईटा बाई dz में कन्वर्ट हो जाएगा. किस में बदल जाएगा? dz में. y मान लिए हो तो dy में. अगर ये z एक्सिस मान लेगा तो ये dz लिखेगा, अगर ये y एक्सिस मान लेगा तो dy लिखेगा. क्या बोल, हम कब z बोले हैं यार? अबे मैं बता रहा हूं गधे कि ना, अगर ये वाली एक्सिस, अगर ये इसका मोशन तुम x एक्सिस में माने हो तो d एटा बाई dx लिखेगा. अगर इसको y एक्सिस में माने हो तो क्या लिखेगा? बस चल अब आगे लिखते हैं. चलिए डेरिवेशन वाले पार्ट पे लिखो. द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी पुआ पुट
द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी पुआ पुट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कौन बोलेगा इतना, कौन लिखेगा इतना? द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी पुआ पुट इज गिवन बाई पुआ पुट। अच्छा देखो लिख के क्या हो, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी पुआ पुट ना। अरे बोलो यार, पुआ पुट यानी एरिया की भी वैल्यू 1 पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और दोनों की वैल्यू 1, तो लिखूं कोई मतलब है? अरे वो हिडन है गधो, ये जो जे लिखा हुआ है ना, ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए लिखा हुआ है। क्या यूनिट एरिया यूनिट टाइम लिख रहा हो? अरे बोलो यार, तो यूनिट एरिया में ए की वैल्यू 1, टी की भी वैल्यू 1, तो लिखूं या ना लिखूं? बात बराबर है, ठीक ना? अच्छा होता क्या है ये, बोलो बे क्या होता है? आई बाई ए, आई बाई ए, आई की वैल्यू कितनी होती है? क्यू बाई टी इंटू ए, पक्का? अच्छा क्यू बराबर कितना लिख सकते हैं? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए लिख रहा हूं ना, तो एन स्मॉल वाला एन। अच्छा तो एन इंटू ई अपॉन टी इंटू ए, इतना लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो पक्का? अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कोई इक्वेशन नंबर 1 पीछे मनवाए हैं तुम लोगों को, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक ना? लिखना फ्रॉम 1, ये n की वैल्यू वहां से पुट कर रहे हैं हम, ठीक ना? इलेक्ट्रॉन और होल के लिए खुद से बताइए। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ डी एटा ई इंटू ई, और इसके लिए क्या हो जाएगा? एच माइनस ऑफ डी, सॉरी एटा एच डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू ई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या नेट डिफ्यूजन मिलेगा? अरे हो गया, छुट्टी है बस। क्या हो गया? तो टोटल करंट डेंसिटी कितना लिखूंगा? टोटल करंट डेंसिटी याद कर कितना होता है ये? J बराबर J ड्रिफ्ट प्लस J डिफ्यूजन। J ड्रिफ्ट की वैल्यू, अब ध्यान से सुनना, फॉर इलेक्ट्रॉन J बराबर J ड्रिफ्ट की वैल्यू म्यू ई एन ई इंटू ई धन। इलेक्ट्रॉन के लिए J डिफ्यूजन की वैल्यू तो क्या माइनस लगा देंगे? माइनस ऑफ डी, बताइएगा, डी एटा डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू ई। ये हो गया तुम लोगों का टोटल करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए एक सेमीकंडक्टर में। दिखाई पड़ा? कंडक्टर में होता है इतना बड़ा फार्मूला, कंडक्टर में बस है इतने में खेला खेल रहे हैं हम लोग। होल्स के लिए खुद से लिख लीजिएगा, होल्स के लिए खुद से लिख लोगे ना, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, एच एच लगा दीजिएगा, काम बन जाएगा। हाँ एक चीज और, ऐसा भी कर सकता है, डीई डी एच डीई, ठीक ना? तो तुम लोग का ये सेमीकंडक्टर वाला पार्ट खत्म हुआ। कल से हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मिटा दिए हम। फर्स्ट इक्वेशन था एन का वैल्यू निकाले थे ना, एन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पुआ पुट। और बोलो कितना आया था भाई? फिक्स लॉ लगा के वही ना निकालिए बहू की।
तब क्या पूछती है? हो गया? समझ में आया है? पक्का? ये झूठ बोल रहा हो? नहीं आया है?